हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे, जो है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी व्यापारियों, राजाओं और तीर्थयात्रियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। जगनी एट द मार्केट, बाजार में जगनी। जगनी नाम की एक लड़की गांव में लगने वाले मेले का इंतजार कर रही थी। चमकदार स्टील के बर्तन और पैंस, चमकीली प्लास्टिक की बाल्टियां, शानदार फूलों के डिजाइन्स से प्रिंट किए हुए कपड़े और चाबी वाले खिलौने, ये सारा सामान जो शहर से आया था, जगनी को इन्हें देखना और छूना बहुत पसंद था। जो लोग मेले में अपना सामान लगाते थे, वह सब बसों और ट्रकों में आते और दिन ढलते ही वापस चले जाते थे। जगनी को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग हमेशा चलते फिरते क्यों रहते थे। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये लोग व्यापारी थे। जहाँ सामान बनता था, वहाँ से ये लोग सस्ते दामों में खरीदकर दूसरी जगह उसे महंगे दामों में बेच देते थे और इस प्रकार ये अपनी जीविका कमाते थे। हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारियों के बारे में कैसे पता करें। हम पिछली वीडियो में नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। नर्दन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फाइन पोट्री होती है, यानी बढ़िया मिट्टी के बर्तन। ये पूरे उपमहाद्वीप में कई पुरातात्विक स्थल पर पाए गए, विशेष रूप से बाउल्स और प्लेट्स आदि। आपको क्या लगता है, ये बर्तन इन जगहों पर कैसे पहुँचे? ऐसा हो सकता है कि व्यापारी इन बर्तनों को उन जगहों से ले गए हों जहां इन्हें बनाया जाता था, ताकि इन्हें दूसरी जगह ले जाकर बेचा जा सके। इसलिए ये बर्तन पूरे उपमहाद्वीप में कई पुरातात्विक स्थल पर पाए गए थे। साउथ इंडिया सोने, मसालों, विशेष रूप से काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च का रोमन एम्पायर में बहुत महत्व था, इतना ज़्यादा कि वहाँ काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना के रूप में जाना जाता था। इसलिए इनमें से बहुत सा सामान व्यापारी समुद्र के रास्ते शिप द्वारा रोम ले गए और जमीन के रास्ते से सामान कारवां में ले जाया जाता था। ऐसा लगता है कि रोम में बहुत अधिक मात्रा में व्यापार हुआ होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत अधिक मात्रा में रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले। ए पोयम अबाउट ट्रेड, व्यापार के बारे में एक कविता। हमें संगम पोयम्स में व्यापार के सबूत मिल सकते हैं। पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण पोर्ट जिसका नाम पुहार था। ये संगम पोयम उस पोर्ट पर लाए गए सामान का वर्णन करती है। पुहार पोर्ट पर कौन कौन सा सामान लाया गया, चलिए देखते हैं। तेज और उछलकूद करने वाले घोड़े समुद्र के रास्ते शिप्स में लाए जाते थे। काली मिर्च की पोटलियां गाड़ी में लाई जाती थी। हिमालय से रत्न और सोना लाया जाता था। पश्चिमी पहाड़ियों से चंदन की लकड़ी, दक्षिणी समुद्र के मोती, पूर्वी महासागरों से कोरल्स यानी मूंगे, गंगा की उपज और कावेरी की फसल, श्रीलंका से खाद्य पदार्थ और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और अन्य दुर्लभ और समृद्ध आयात यानी कुछ सामान इंपोर्ट करके लाया जाता था। व्यापारियों ने अनेक समुद्री मार्गों का पता लगाया। इनमें से कुछ ने समुद्र तट को फॉलो किया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दूसरी तरफ जो व्यापारी थे, उनके नाविकों ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं का फायदा उठाकर समुद्र को तेजी से पार किया। इसलिए यदि नाविक पूर्वी अफ्रीका या अरब से उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ समुद्री यात्रा करना चुना, क्योंकि ये मानसूनी हवाएं जहाज की स्पीड बढ़ा देती थी। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज बनाए गए। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, तटों के पास नए राज्य। उपमहाद्वीप का दक्षिणी आधा भाग एक लंबी तटरेखा, पहाड़ियों, पठारों और रिवर वैलीज के द्वारा प्रख्यात है, यानी इन सभी चीजों के कारण बहुत प्रसिद्ध है। रिवर वैलीज के बीच में कावेरी नदी सबसे उपजाऊ है। वे चीफ्स और राजा जिन्होंने रिवर वैलीज और तटों को नियंत्रित किया, वे बहुत अमीर और शक्तिशाली बन गए। संगम पोयम्स मूवेंदर का वर्णन करती हैं।
ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है 3 चीफ्स। ये शब्द 3 शासक चोलास, चेरास और पांड्यास के परिवारों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो लगभग 2300 साल पहले दक्षिण भारत में बहुत ताकतवर बन गए थे। तीनों चीफ्स में से प्रत्येक के पास सत्ता के 2 केंद्र थे। एक अंदर की तरफ यानी जमीनी क्षेत्र में था और दूसरा समुद्र तट पर था। इन 6 शहरों में से 2 शहर बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला पुहार या कावेरीपट्टिनम जो चोलास का पोर्ट था और दूसरा मदुरई जो पांड्यास की कैपिटल थी। चीफ्स नियमित रूप से टैक्स इकट्ठा नहीं करते थे। वह टैक्स इकट्ठा करने के बजाय लोगों से गिफ्ट्स की मांग करते और उनसे गिफ्ट्स लेते थे। वह सैन्य अभियानों में भी जाते थे और पड़ोसी क्षेत्रों से ट्रिब्यूट यानी उपहार भी इकट्ठा करते थे। चीफ्स कुछ संपत्ति अपने पास रखते थे और बाकी बची हुई अपने समर्थकों, जिनमें परिवार के सदस्य, सैनिक और कवि शामिल थे, इन सभी के बीच बांट देते थे। अनेक कवि जिनकी रचनाएं संगम संग्रह में पाई जाती हैं, उन्होंने चीफ्स की प्रशंसा में कविताएं लिखी और चीफ्स ने उन्हें इसके लिए अक्सर कीमती पत्थरों, सोने, घोड़ों, हाथी, रथों और महीन कपड़े से पुरस्कृत किया। लगभग 200 साल बाद पश्चिमी भारत में एक राजवंश बहुत शक्तिशाली बन गया जिसे सतवाहनास के नाम से जाना जाता था। सतवाहनास राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे। हमें इनके बारे में एक शिलालेख से पता चला जिसकी रचना उनकी मां गौतमी बालाश्री ने की थी। उन्हें और दूसरे सतवाहना के शासकों को दक्षिण पथ के राजा के रूप में जाना जाता था। वस्तुतः दक्षिण पथ का मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला मार्ग। इसे पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने अपनी सेना पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर भेजी। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। रेशम के शानदार चमकदार रंगों और साथ ही उसकी चिकनी बनावट ने इसे ज्यादातर सोसाइटीज के लिए बहुत मूल्यवान कपड़ा बना दिया। सिल्क बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है। कच्चे रेशम को रेशम के कीड़ों के कोकून से निकाला जाता है। उस रेशम को काटकर उसका धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चाइना में लगभग 7000 साल पहले हुआ था, जबकि सिल्क बनाने की विधि हजारों वर्षों तक एक गुप्त रूप से संरक्षित रहस्य बनी रही। कुछ लोग चाइना से पैदल, घोड़ों और कैमल्स पर दूर देशों में जाते थे। वे अपने साथ रेशम ले जाते थे। जिस रास्ते से वे जाते थे उस रास्ते को लोग सिल्क रूट के नाम से जानने लगे। कभी कभी चाइनीज शासक आयरन और वेस्ट एशिया के शासकों को उपहार के रूप में सिल्क भेजा करते थे और वहीं से सिल्क की जानकारी पश्चिम और दूसरी जगहों तक फैल गई। लगभग 2000 साल पहले रोम में रेशम के कपड़े पहनना शासकों और अमीर लोगों के बीच एक फैशन बन गया। सिल्क बहुत महंगा हुआ करता था क्योंकि जो लोग इसे चीन से किसी दूसरी जगह लेकर जाते थे, उन्हें इसे ले जाते समय खतरनाक सड़कों, पहाड़ों और रेगिस्तानों का सामना करना पड़ता था। वह जिस भी मार्ग से गुजरते थे, उस मार्ग के किनारे पर रहने वाले लोग अक्सर व्यापारियों को वहां से गुजरने की अनुमति देने के लिए भुगतान की मांग करते थे। यानी वे लोग व्यापारियों से कहते थे कि यदि आपको इस मार्ग से गुजरना है तो आपको इसके लिए पेमेंट देनी होगी। कुछ राजाओं ने इस मार्ग के बहुत बड़े हिस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। राजाओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिस मार्ग पर राजा का नियंत्रण होता था, व्यापारियों को उस मार्ग से गुजरने के लिए राजा को टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स देने होते थे। तभी राजा उन्हें उस मार्ग से गुजरने देता था। इस तरह से मार्ग को नियंत्रित करने पर राजा को टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट्स का लाभ मिल जाता था। बदले में राजा अपने राज्य के मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों की लुटेरों के हमलों से रक्षा करता था। सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले राजाओं में से सबसे प्रसिद्ध राजा कुशानास थे, जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और उत्तर पश्चिम भारत पर शासन किया था। उनकी सत्ता के 2 प्रमुख केंद्र थे, पेशावर और मथुरा। तक्षशिला भी उनके राज्य में शामिल था।
कुशानास के शासन के दौरान रेशम मार्ग की एक शाखा मध्य एशिया से नीचे सिंधु नदी के माउथ पर सी पोर्ट्स तक फैली, जहां से रेशम को शिप में पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य में भेजा जाता था। कुशानास उपमहाद्वीप के शुरुआती शासकों में से थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। इन गोल्ड कॉइन्स का उपयोग व्यापारियों द्वारा रेशम मार्ग से गुजरने के दौरान किया जाता था। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार। सबसे प्रसिद्ध कुशाना शासक कनिष्क थे, जिन्होंने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। उन्होंने एक बुद्धिस्ट सभा का गठन किया जहां सभी विद्यार्थी मिलते थे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते थे। अश्वघोष नामक कवि, जो कनिष्क की कोर्ट में रहता था, उसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। एक नए प्रकार का बुद्धिज्म, जिसे महायाना बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है, वह विकसित हुआ। इसकी दो विशिष्ट विशेषताएं थीं। चलिए देखते हैं कि इसकी दो विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। पहले, बुद्ध की उपस्थिति को कुछ संकेतों का उपयोग करके मूर्ति कला में दिखाया जाता था। उदाहरण के लिए, उनकी ज्ञान प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्तियों द्वारा दिखाया गया था। यह देखिए, यह सांची के स्तूप से ली गई एक मूर्ति है। पेड़ और उसके नीचे की खाली सीट को देखिए। मूर्तिकारों ने यह इंगित करने के लिए इसे उकेरा है कि बुद्ध ने वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था। नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला। अब बुद्ध के स्टैचूज बने, जिसमें अनेक मथुरा में जबकि अन्य तक्षशिला में बने। यह देखिए, बुद्ध की दो इमेजेस दिखाई गई हैं। पहली इमेज मथुरा से है और दूसरी इमेज तक्षशिला से है। दूसरा बदलाव बोधिसत्व में विश्वास करना था। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक बार जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह पूरी तरह एकांत में रह सकते थे और शांति से ध्यान कर सकते थे। हालांकि ऐसा करने के बजाय उन्होंने दूसरे लोगों को सिखाने, उनमें ज्ञान बांटने और उनकी मदद करने के लिए उनके बीच रहना ही पसंद किया और इसी काम में अपना जीवन लगा दिया। बोधिसत्व की पूजा करना लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गया और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया और जापान में ये फैल गया। बुद्धिज्म पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी फैल गया और वहाँ भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ियों को खोखला कर दर्जनों गुफाएं बनाई गईं। इनमें से कुछ गुफाएं राजा रानी के आदेश पर बनी थी और दूसरी व्यापारियों और किसानों के आदेश पर बनी। ये अक्सर पश्चिमी घाटों से होकर गुजरने वाले पासेस यानी दर्रों के पास स्थित होती थी। तट पर समृद्ध सीपोर्ट्स को डेक्कन के शहरों से जोड़ने वाली सड़कें इन पासेस से होकर गुजरती थीं। व्यापारी शायद अपनी यात्रा के दौरान इन गुफा या मठों में रुके थे। यह देखिए, यह एक गुफा दिखाई गई है जो कार्ले, महाराष्ट्र में है। बुद्धिज्म का विस्तार दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया आदि देशों सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों तक हुआ। बुद्धिज्म का पुराना रूप, जिसे थेरावाद बुद्धिज्म के नाम से जाना जाता है, इन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.